नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। महाराष्ट्र में आगामी 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव के तहत मतदान होंगे। सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही हैं। इस बीच सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी पार्टी की ओर से सुझाई गई कैंडिडेट की सूची से खुश नहीं बताए जा रहे हैं। राहुल को लगता है कि उम्मीदवारों की इस लिस्ट में पक्षपात हुआ है। यह कयास तब से लगाए जा रहे हैं जब कल दिल्ली में महाराष्ट्र कांग्रेस सीईसी की बैठक हुई। इसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। अब तक महाविकास अघाड़ी सीट शेयरिंग व्यवस्था के तहत 85 सीटों में से 48 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की मजबूत सीटें उद्धव गुट को देने को लेकर नाराजगी जताई। महाविकास अघाड़ी की बात करें तो इस गठबंधन में शिवड़ी भाईखला पर पेच सुलझा है। दोनों सीट उद्धव गुट के पास गई है, लेकिन घाटकोपर पश्चिम, वर्सोवा, दहिसर, बोरीवली जैसी सीटों पर अभी भी गतिरोध जारी है। वहीं महाविकास अघाड़ी में भी सीट शेयरिंग को लेकर के घमासान मचा हुआ है। दूसरी तरफ महायुति की बात करें तो वहां भी घमासान कम देखने को नहीं मिल रहा है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना वर्सोवा, अंधेरी पूर्व, शिवड़ी, वर्ली, कलीना, चेंबूर सीटें चाहती है। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासत तेज होती जा रही है। प्रदेश में चुनाव को लेकर दोनों गठबंधनों, सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी दल महाविकास अघाड़ी सीटों का फैसला करने में लगे हुए हैं। दोनों गठबंधन के दलों ने ज्यादातर सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा ये फाइनल कर लिया है, लेकिन कुछ सीटों पर अब तक पेच फंसा हुआ है। महाविकास अघाड़ी की बात करें तो इस गठबंधन ने शिवड़ी और भाईखला का पेच सुलझा लिया है और दोनों सीट उद्धव शिवसेना गुट में आई है। लेकिन घाटकोपर, पश्चिम वर्सोवा और दहिसर बोरीवली पर फिलहाल गतिरोध जारी है। कांग्रेस के नेता और वहीं एनसीपी शरद गुट के नेता अनिल देशमुख ने राहुल की नाराजगी को झूठ का प्रोपेगेंडा बताया। एक, राहुल जी को कंडोलेंस में जाना था। मीटिंग 4:30 बजे चालू होनी थी, थोड़ा लेट हुआ मीटिंग चालू होने में, और नाम पूरे डिस्कस होते होते उसमें कई जगह डिस्कशन भी आ जाते हैं, समय लग रहा था। तो 2-3 बार उन्होंने इंडिकेट किया कि मेरे को कंडोलेंस में जाना है, पर सबके कहने पे वो रुके और आखिरी कॉन्स्टिट्यूंसी के डिस्कशन करने के बाद फिर वो अपने आप को उन्होंने एक्सक्यूज किया कि मेरे को कंडोलेंस पे जाना है। तो एक तो कहीं कोई ऐसी बात थी ही नहीं, ये कहाँ से अफवाह फैली, ये एक तो बिल्कुल निराधार है। बाड़ा साहब थोड़ा से मेरी बात हुई है। राहुल गांधी जी नाराज बिल्कुल नहीं है, नाराज होने का सवाल नहीं आता, क्योंकि बाड़ा साहब थोड़ा तो नाना पटोले साहब हो या विजय वडेट्टीवार हो, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमारे साथ बैठ के कांग्रेस और राष्ट्रवादी और शिवसेना के बाद साथ बैठ के तालमेल से हमने सभी मतदार संघ के बारे में निर्णय लिया और मेरिट पे हमने निर्णय लिया। तो ये जो विरोधी पार्टी झूठी खबर फैला रहे। ठाकरे की शिवसेना मुंबई की 36 सीटों में से 20 से 21 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। अब तक ठाकरे की शिवसेना ने मुंबई में 16 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं, लेकिन घाटकोपर पश्चिम, वर्सोवा, दहिसर सीटों पर उम्मीदवार कौन होगा, इसे लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। चूंकि अधिक इच्छुक उम्मीदवार हैं, इसलिए बगावत से बचने के लिए निर्वाचन क्षेत्र के लिए उम्मीदवारों की घोषणा आज या कल हो सकती है।
बोरीवली विधानसभा सीट के लिए जहां ठाकरे की शिवसेना दावेदारी कर रही है, वहीं कांग्रेस भी सीट पर दावा कर रही है। एक तरफ जहां महाविकास अघाड़ी में मुंबई की सीटों पर पेच फंसा है, तो वहीं महायुति में भी मुंबई की सीटों को लेकर परेशानी हो रही है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना वर्सोवा, अंधेरी पूर्व, शिवड़ी, वर्ली, कलीना और चेंबूर सीटें चाहती है। वहीं शिंदे की शिवसेना उन सीटों पर उम्मीदवार उतारना चाहती है जहां पर शिवसेना उद्धव गुट के मजबूत उम्मीदवार नहीं हैं। कहाँ झगड़े, कहाँ एक दूसरे को मीटिंग छोड़ के कोई गुस्सा होके जा रहा है, ये तो सब महाविकास आघाड़ी में हो रहा है। वरिष्ठों से बात करना, तीनों दल में से उस सीट को कौन जीत सकता है, उस आकलन को चर्चा करना, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, वो हो रही है। और मुझे लगता है बहुत अच्छा संवाद महायुति में है। अब तो हम रुके, सामने वाले कौन कौन आ रहे हैं उस सीट पर, वो देखकर हम उम्मीदवार तय करेंगे। अंदर जो लोग बैठते हैं बाहर आकर इस प्रकार की बातें बोलते होंगे, मुझे मालूम नहीं। महाराष्ट्र में 3 पार्टियां प्रमुख है और मजबूत है, कांग्रेस, पवार साहब की एनसीपी और उद्धव जी के नेतृत्व वाली शिवसेना। मुझे लगता है तीनों को लगभग समान सीटों का बंटवारा हुआ है और ठीक है। और राहुल गांधी जी बहुत ही संयमी नेता है, उनको महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में पूरी जानकारी है, कौन कितने पानी में है ये भी मालूम है। हरियाणा में तो पूरी सीटें कांग्रेस ने लड़ी थी। दूसरी ओर बीजेपी शिवड़ी, वर्सोवा और चेंबूर सीटें चाहती है। मुंबई की डिंडोशी सीट संजय निरुपम शिंदे सेना से चाहते हैं। तो फिलहाल देखना अहम होगा कि पार्टियों की दावेदारी के बीच सीटों पर फंसा पेच कब सुलझता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो चलिए चर्चा इसी पे करेंगे कि महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों ही गठबंधन अभी तक सीटों पर जो पेच फंसा है उसे सुलझा पाने में आखिर कामयाब क्यों नहीं हो पाई है। और जो ये खबर आ रही है कि राहुल गांधी कुछ नाराज बताए जा रहे हैं, कितनी सच्चाई है चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है, सबसे पहले परिचय करवा दूं। हमारे साथ विश्वास पाठक जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। विश्वास जी बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ आकाश यादव जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। आकाश जी बहुत स्वागत आपका। गुलाबचंद दुबे जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना से। गुलाबचंद जी बहुत स्वागत आपका। संजय द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना उद्धव गुट से। संजय जी बहुत स्वागत आपका। साथ ही हमारे साथ दिनेश सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिनेश जी बहुत स्वागत आपका भी न्यूज इंडिया पर। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आकाश यादव जी आप ही से चर्चा की शुरुआत करेंगे। देखिए खबरें तो कुछ ऐसी आ रही हैं कि राहुल गांधी नाराज बताए जा रहे हैं। देखिए अभी चुनाव के अंदर जो भी रणनीति बनती है या जो चुनाव के हमारे उम्मीदवार चयन होते हैं उसकी हमारी कांग्रेस की स्वाभाविक प्रक्रिया है। वहाँ स्क्रीनिंग होती है, स्टेट में डिस्कशन होता है अलायंस पार्टनर से और फिर सीईसी में आए जाते हैं। एक 90% का जो एक ये होता है वो वही स्क्रीनिंग तक ही फिनिश हो जाता है सब डिस्कशन। तो सीईसी में एक अप्रूवल के लिए भेजने की हमारी प्रक्रिया है। उसके अंदर हमने अभी तक 48+23 71 सीटें अभी तक डिक्लेयर कर दी। तो कुछ चीजों के अंदर हमारे जो अलायंस पार्टनर है उनके साथ हमारी अभी भी स्वैपिंग के बारे में डिस्कशन चालू है। हमारी स्टेट इकाई उस पर बात कर रही है। इसमें राहुल जी की नाराजगी की कोई बात नहीं है, वो आखिरी तक थे और उनकी अप्रूवल से कल 23 सीटें निकली। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे जी है, केसी वेणुगोपाल जी थे, राहुल जी थे, इनके अप्रूवल से कुछ डिसीजन लिया गया। कल 23 सीट को फाइनल नहीं हुआ, 48+23 हमने 71 सीटें डिक्लेयर कर दी है। तो कहाँ बात आती है नाराजगी? नाराजगी की बात ये आ रही है कि जो नाम तय किए गए हैं उसमें पार्शियलिटी की गई है और नाराजगी इस चीज को भी लेकर के आ रही है कि कई ऐसी सीटें हैं जो बंटवारे के तहत उद्धव गुट को दे दिए गए हैं जिस पर कांग्रेस मजबूत थी। देखिए अभिषेक, अभी आदरणीय राहुल गांधी हिंदुस्तान के हर दबले कुचले इंसान को, हर एक शोषित वर्ग को, जाति को न्याय देना चाहते हैं, प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं। तो कुछ बातें उन्होंने रखी कि हर वर्ग को कैसे न्याय देते आए और उनको प्रतिनिधित्व कैसे देते आए, उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी ने सोचना चाहिए।
अगर सीटें हमारी जो एआईसीसी के सर्वे में कुछ सीटों पे अगर हम पॉजिटिव थे तो और वो अलायंस पार्टनर को चले गई है, तो अभी भी टॉकिंग टर्म्स पे रही है, डायलॉग बनाई रखी है और स्वैपिंग के लिए उनको कन्विंस कीजिए, ऐसी कुछ बातें हुई है, मैं उस चीज को कबूल करता हूँ, लेकिन नाराजगी या इस तरीके की कोई बात नहीं है। हमारा एक बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन रहा है अभी तक, लगभग हमने 85 सीट पे हमारा समझौता हो गया है। 18 सीट हम जो हमारे दूसरे अलायंस पार्टनर है सीपीआई, सीपीएम, पीडब्ल्यूडी, इनको देने जा रहे हैं जो छोटे दल है। तो बहुत जल्दी कल परसों तक सभी सीटें आपके सामने आ जाएगी। हाँ, ठीक है संजय जी, अब अगर ये स्थिति रही कि जैसा हालांकि कह रहे हैं आकाश जी कि उसमें ज्यादा कुछ नाराजगी है नहीं, लेकिन खबर ऐसी जरूर आ रही है कि हाँ, राहुल गांधी कुछ हद तक नाराज इसलिए भी हैं कि विदर्भ में भी कुछ ऐसी सीटें हैं जिस पर कांग्रेस मजबूत थी, लेकिन उसे उद्धव गुट को दे दिया गया है। मुंबई की कुछ ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस चाहती थी, लेकिन वो आप लोग ले गए। अगर ये स्थिति रही तो फिर हरियाणा वाला हाल ना हो जाए। अभिषेक जी, ऐसी बात है, अभी तक खबर ये थी कि देवेंद्र फडणवीस से मिलने उद्धव ठाकरे गए, अमित शाह से मिलने गए संजय राउत। तो ये राजनीति में ऐसी खबरें फैलाई जाती हैं, इनको फैलाने दीजिए। हमारी महाविकास अघाड़ी में किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं है। हमने जो सीट जो तय कर लिया है, अब हम जो इस समय जो है सीटें निकाल दे रहे हैं और लोगों के नाम घोषित कर रहे हैं कौन कहाँ चुनाव लड़ेगा, और अपना जो महाराष्ट्र का विकास है, महाराष्ट्र को कैसे आउटजोट लाया जाए, महाराष्ट्र के किसानों को कैसे खुश रखा जाए, हम उन पर विचार कर रहे हैं। अब इससे विचार करना बंद हो गया है कि सीट कौन किस पे लड़ेगा। ये हमारा सीट शेयरिंग वाला फॉर्मूला तय हो गया और हमारे नाम डिक्लेयर हो रहे हैं, इसलिए ऐसी कोई भी संभावना नहीं है कि न राहुल गांधी जी नाराज है, न कांग्रेस कोई आदमी नाराज है, न सीटों में ऐसा कोई। हाँ, मैं दूसरी महायुति की बात नहीं करूंगा, वो उनका अपना है, वो लड़े न लड़े जैसे चाहे वैसे बनाए, लेकिन जहां से महाविकास अघाड़ी है, हाँ। इसका बिल्कुल कोई भी घालमेल नहीं है, ना कोई झगड़ा, ना लड़ाई, ना कोई दिक्कतें, ना कोई परेशानी। नहीं संजय जी, दिक्कत एक यहाँ भी है कि अखिलेश यादव की पार्टी भी चाहती है कि 5 सीट उनको भी दिया जाए। 5 पे बात नहीं बन रही है, और अगर वो 5 पे बात नहीं बनती है तो फिर वो 25 कैंडिडेट खड़े करेंगे। नहीं अभिषेक जी, उनका भी क्लियर हो जाएगा ना, ऐसा थोड़ी ना। अगर हमने इंडिया गठबंधन उनको लिया है, अगर अखिलेश यादव वहां से चुनाव लड़ेंगे तो ऐसा नहीं उनको हमने बिना उसके चुनाव लड़वा देंगे बिना सीटों के। तो उनको भी जो सीटें हैं, जो उनकी जहां वो जीत रहे हैं, वो सीटें उनको मिलेंगी। उसमें कोई हरियाणा वाली गलती ना कांग्रेस करेगी, ना उद्धव ठाकरे जी करेंगे, ना शरद पवार जी करेंगे। कांग्रेस हरियाणा में गलती हुई है, मैं भी मानता हूँ, हरियाणा में गलती जो हुई है वो यहाँ दोहराई नहीं जाएगी। अब चुनाव आयोग तो हम संभाल नहीं पाएंगे, चुनाव आयोग तो हमारे प्रधानमंत्री जी के पास है, अब उससे कोई गड़बड़ी कराते हैं तो बात अलग होगी, लेकिन हाँ, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। हमारा जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, उसमें हर पार्टी को सीटें मिलेंगी, चांस मिलेगा और मजबूती से लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई लड़नी है शिवाजी के सिद्धांतों और आदर्शों को बचाना है। जो जिस तरह से सरकार बनी है, तो संजय जी वही है ना कि जब आपका गठबंधन जम्मू कश्मीर में चुनाव जीत जाता है तो वही चुनाव आयोग मोदी जी का नहीं होता है, लेकिन जब हरियाणा में चुनाव आप हार जाते हैं तो वो चुनाव आयोग मोदी जी का हो जाता है। बहरहाल अभिषेक जी मैं बता दूं, अभिषेक जी मैं 10 सेकंड, हाँ 10 सेकंड देखिए, तो चुनाव आयोग जो है पूरा टोटल नहीं बता सकता है चुनाव को, लेकिन 5-10 सीटें जो खबरें मिल रही है, जो खबरें मिल रही है 5-10 सीटें, हाँ तो वही 10-15 सीटें घाटी में इधर उधर कर देता ना, 10-15 सीटें घाटी में इधर उधर कर देता, हो जाता। चलिए ठीक है सर, ये बहुत लंबी बहस इस पे फिर चलेगी। विश्वास पाठक जी, अब देखिए महायुति में भी कहा यह जा रहा है कि कई ऐसी सीटें हैं जिस पर पेच फंसा हुआ है, क्यों स्थिति क्लियर नहीं हो पाई है? और साथ ही साथ अब तो एक चुनाव आयोग वाला भी यही होता है फंडा की चुनाव आयोग भी आप लोग के साथ है। देखिए, महायुति में सब प्रकार से सब क्लियर हो गया है। लगभग 155 के आसपास भारतीय जनता पार्टी लड़ने जा रही है,
80 के आसपास एकनाथ शिंदे जी की सरकार पार्टी लड़ने जा रही है और 55 के करीब अजीत दादा की लड़ने जा रही है। हमारा सीट बंटवारा पूरा हो गया है। हमने 200 से अधिक उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी है। आज और कुछ घोषणा हो जाएगी। कुछ सीटें एज ए मैटर ऑफ स्ट्रेटेजी हमने रोक के रखी है। हम देखना चाहते हैं किसको वहां से फिल कर रहे हैं। देखिए चुनाव में एक स्ट्रेटेजी भी होती है, उस प्रकार से हम रुके हुए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे पूरे 288 उम्मीदवार कल सुबह तक घोषित हो जाएंगे और हम 200 से ज्यादा सीटें लेके महाराष्ट्र में चुन कर आ रहे हैं। रहा सवाल इनका, पहले बार सुना कि इंडी गठबंधन अभी भी मौजूद है। इनका आम आदमी पार्टी कहाँ चलेगी, इनकी ममता कहाँ चलेगी, इनके अखिलेश यादव कहाँ चले गए, कौन सी इंडी गठबंधन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो अभी गठबंधन है, और राहुल गांधी जी ने सही इनको सुनाया है, वो ये सुनाया है कि कांग्रेस से सबसे पुरानी ऐसी नेशनल पार्टी है, उनका परफॉर्मेंस इन तीनों के मुकाबले लोकसभा में भी अच्छा था, उसके बावजूद भी उनको 85 पे लाके बिठा दिया। इसलिए राहुल गांधी ने जो कहा वो सही कहा है। फिर वो उनकी अंदरूनी बात है। जहां तक हमारा सवाल है, महायुति बड़ी स्ट्रेंथ के साथ, सशक्तता के साथ इलेक्शन लड़ने जा रही है। चलो भाजपा ने माना तो सही कि कांग्रेस की ताकत सबसे बड़ी है और आदरणीय राहुल गांधी जी तीनों में विचार है वो बदले हैं। आप तीनों में उद्धव ठाकरे, शरद पवार के मुकाबले कांग्रेस की पहली बार किसी प्रवक्ता से, भाजपा के प्रवक्ता से राहुल जी की पढ़ाई सुनी, बड़ा अच्छा लगा है, हृदय खुश हुआ। ऐसे ही आप लोग पढ़ाई करते हैं। यही दिक्कत है, आप लोग छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाते हैं। आपने पूरी बात ही नहीं सुनी। उन्होंने, यही दिक्कत है संजय जी, छोटी छोटी चीजों में आप लोग खुश हो जाते हैं, बड़ी चीज बीजेपी ले जाती है। वो तो यही कह रहे हैं कि तीनों में सबसे मजबूत कांग्रेस थी। तीनों में मजबूत कांग्रेस थी। बहरहाल अब एक चुनाव आयोग वाला भी जो आरोप लगता है उसका भी जवाब विश्वास जी। किस बात का आरोप है? चुनाव आयोग आपके साथ ही है। लोगों ने हाँ। चुनाव आयोग, ईवीएम मशीन, सबके ऊपर इसका फैसला दे दिया है। इन बात ऐसी है कि जब ये लास्ट टाइम ये राजस्थान में जीते थे, छत्तीसगढ़ में जीते थे, अभी जम्मू कश्मीर में जीते थे, उनको चुनाव आयोग ठीक दिखाई देता है। हरियाणा में पहले 1 घंटे में इनकी जलेबी की फैक्ट्री चालू हो गई थी, तब उनको चुनाव आयोग सही लग रहा था, ईवीएम मशीन सही लग रहा था। देखिए ये सब हारने के कारण पहले ढूंढ रहे हैं। ईवीएम मशीन अभी पूरा लोगों ने उनको नकार दिया विषय को, तो चुनाव आयोग पर आ गए हैं। इनका विश्वास किसके ऊपर है? ना सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास है, ना चुनाव आयोग पे है। इसीलिए बार बार कहते हैं कि ये अपनी जो हार है छुपाने के लिए कारण ढूंढते हैं। 15 साल के बाद भी कांग्रेस आज भी लोकसभा चुनाव में 99 के ऊपर नहीं जा पाती है। पहले उसके बारे में सोचिए। उनके जो मुखिया है, जब लोकसभा अधिवेशन चलता है, फॉर्म में जाके घूमते हैं, तो एक सीरियस विपक्ष पहले खड़ा करो और उसके बाद में सब बातें कहो। ठीक है गुलाबचंद जी, क्या विश्वास जी ने जो कहा वाकई में सब कुछ महायुति में क्लियर हो गया है? क्योंकि जो हमारे पास जानकारी है, कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर जबरदस्त तरीके से पेच फंसा हुआ है, उसे सुलझाने में बहुत चुनौतियां आ रही हैं महायुति को। जी अभिषेक जी, बिल्कुल दूर दूर तक ऐसी कोई संभावना नहीं है कि महायुति में किसी प्रकार का जद्दोजहद करके हम लोग सीट शेयरिंग पे लगे हुए हैं। हम लोगों को एकदम क्लियर हो चुका है। जिस आंकड़ा आपके सामने कुछ घंटों में आ जाएगा, कितने सीट पे हम लड़ रहे हैं, कितने सीट पे बीजेपी लड़ रही है, कितने सीट पे अजीत दादा लड़ रहे हैं। अब रही बात, आपके विषय मानना चाहूंगा कि जिस तरह से पाठक जी से बात आपकी हो रही थी, ईवीएम की कभी बात होती है, कभी बैटरी डिस्चार्ज की बात होती है, तो कभी चुनाव आयोग के ऊपर बात होती है। इन कांग्रेसी या विपक्ष का ये अपना धर्म समझ लगे हैं। कहाँ गई इनकी नीति नैतिकता? कहाँ इनका गठबंधन धर्म गया? सच तो यह है कि महाराष्ट्र में इस महाविकास आघाड़ी में जो इस वक्त यहाँ पर समर मचा हुआ है अभिषेक जी, जो कि कल्पना के बाहर है। इन्हीं गठबंधन के नेता अबू आजमी जी खुले शब्दों में इनको पर आरोप लगा रहे हैं कि ये कब धोखा दे जाए। इसलिए आदरणीय शरद पवार के दरबार में जाते हैं, अबू आजमी कहते हैं कि मैं 5 सीट अगर मुझे दे रहे हो तो मैं यह अपना गठबंधन धर्म निभाने के लिए संकल्पित हूँ, वरना नहीं तो मुझे जवाब दो, मैं 25 सीटों पे अपने सभी उम्मीदवारों को खड़ा करने जा रहा हूँ। कहाँ इनका धर्म? धर्म तो हमारे पास है। आज भी आज तो महाराष्ट्र के किसी कोने में क्या है, यहाँ का किसी प्रकार का महायुति कोई विवाद गया सीट शेयरिंग को लेकर के? अभिषेक जी कल्पना करिए आप। तो सच ये है जिसके लिए
सबसे ज्यादा चीखा लेकर अगर किसी दल का हुआ है, बड़े भाई बनते हैं ये कांग्रेस वाले महाराष्ट्र के। हरियाणा में जो चीखा लेकर हुआ, हरियाणा के बाद ही महाराष्ट्र के संजय राउत जी, प्रियंका चतुर्वेदी, इनके ऊपर सवाल निशान खड़ा करती हैं, फिर कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है। और ये उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में वहां पे सपा को समर्थन देने को तैयार होते, और वही सपा यहाँ महाराष्ट्र के सामने खड़ा होकर के इनको दिखा रही है। इनका धर्म कहाँ बचा अभिषेक? सच अगर पूछे जाए तो निजी स्वार्थ के साथ ठीक है, ये लोग धर्म का एक कहीं कहीं स्वांग रचे थे। इनके पास न कोई धर्म है, न कोई नीति है, न कोई नियत। सच तो यह है चीज के लिए हम लोग सीट शेयरिंग। ठीक है सर, आते हैं फिर से आपके पास। दिनेश जी, एक कमेंट आपसे अब चाहेंगे कि महायुति और महाविकास कुछ कुछ सीटों पे 2, 4, 5, 10 सीटें ऐसी हैं जिस पर पेच फंसा हुआ है, बाकी ऑलमोस्ट लगभग दोनों ही गठबंधन अगर देखें तो क्लियर है। हाँ, सपा कुछ सिरदर्द पैदा कर सकती है अगर 25 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतार लेती है, 5 पर अगर 5 सीटें नहीं मिलती हैं तो। आप अभी तक के स्थिति को देख करके महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों को कहां देख रहे हैं कि सब कुछ सही है? देखिए, ये जैसे कि मैं ये देख रहा हूँ, जैसे कि जहाँ पर 4 बर्तन होते हैं तो खटपट होती है, वो सबके ठीक ठाक है। लेकिन अगर वो खटपट पब्लिक तक पहुंच जाए और उसका देखिए जो अपनी स्थिति का, वास्तु स्थिति का प्रॉपर आकलन करके, मतलब पूरा विश्लेषण करके, और उसको आगे जैसे पहले की जो गलतियां रही उनको सुधार के आगे चले, तब तो देखिए टक्कर ले सकते हैं। अदरवाइज देखिए इनको मानना पड़ेगा, जैसे कि जैसे एमपी है, महाविकास अघाड़ी जो है, उनको मानना पड़ेगा कि महायुति जो है वो उनसे ज्यादा इस टाइम पे जो है और उनसे बेटर पोजिशन में फाइट करना है, तो उनको सबसे मजबूत मानना पड़ेगा। और उससे ज्यादा अपने आप को कैसे कर पाएंगे, आपस में एक कैसे लड़ पाएंगे, वो चीज दूसरे दोबारा हरियाणा वाली जो है दोहराई ना जाए। और देखिए ईवीएम को जहाँ पर जैसे कि तक जीत जाए, इंडिया गठबंधन जहाँ पर खुद जीत जाए, जहाँ पर इंडिया गठबंधन पक्ष की सरकार बन जाए, हाँ तो देखिए ईवीएम पावर होगी। और वहां पर जहाँ पर जैसे बीजेपी की सरकार या बीजेपी अलायंस की सरकार, वहां पर जो है वो सब ठीक ठाक है। अभी की बात बहुत समय पहले नाम लिख के पैसे फला फला मेवा को छोड़े और कहीं ना कहीं अपने मजबूत कार्य करें। और दूसरे देखिए इसके अलावा जैसे कुछ चीज लेकर के तो इनके बीच में आपस में देखिए मतलब खाना बना कर ही बिगड़ सामान्य है, दोनों तरह की हैं, छोटे अयोध्या में भी और अच्छा, एक और चीज दिनेश जी, इसमें थोड़ा सा कांग्रेस के लिए चुनौतियां क्या हरियाणा के बाद ज्यादा बढ़ गई हैं, और राहुल गांधी को लेकर के जो बात आ रही है कि उनकी नाराजगी दिख रही है कि ना तो कैंडिडेट सही से चुने जा रहे हैं, कैंडिडेट चुनने में भी पार्शियलिटी कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है, और दूसरी चीज ये कि जो जिस तरीके से सीटें चाहिए उद्धव ठाकरे अपने पास ले गए। देखिए अभिषेक जी, लीडरशिप जैसे किसी पार्टी के उसका सबसे बड़ा कार्य यही रहता है किस तरीके से तालमेल बैठाना, किस तरीके से आपस में सामंजस्य बैठाना, ना के ऊपर से डंडा चलाने का है। तो अपनी जगह देखिए कहीं तक मैंने समझदारी का काम किया राहुल गांधी ने, और अपने तरीके से जैसे कहते हैं दूध से पूरा छाछ को पीता है, तो वो कर रहे हैं। तो अपने तरीके से चिंता जायज है अपनी जगह बात, लेकिन इसको जमीन पे कैसे करते हैं उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसकी तरफ ध्यान किसने नहीं किया। एक बीजेपी के राज्यसभा सांसद रहे हैं संभाजी राजे छत्रपति, उनकी अगुवाई में फ्रंट की बातचीत की, मतलब एक राजे हो गए और जैसे कि प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी हो गई, जैसे एक दूसरे इनकी पार्टी हो गई, और जैसे उनकी पार्टी हो गई। वो मान के चले कि अगर किसी तरीके से जो जैसे बोला गया है तो अगर खड़े होने का सबसे इकट्ठे कर फाइट करते, तो चले पिछली बार की स्थिति को मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि परिवर्तन मतलब ये सब जो भी है वो लोग करते हैं। तो पिछली बार ये देखिए कि पश्चिम बात करें तो हालिया लोकसभा चुनाव की जो बातचीत थी तो उसमें दोनों गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर थी, और उसमें पश्चिम महाराष्ट्र में 70 विधानसभा सीटें थी, उसमें एमवीए के उम्मीदवार से 35 सीटों पर आगे रहे थे। अब इसमें नुकसान देखिए कहीं ना कहीं इनको हो गई होगा। उसी तरीके से मान के चलें कि मराठवाड़ा जो रीजन था उसमें 46 विधानसभा सीटों में से 31 सीटों पर एमवीए की पार्टी के उम्मीदवार आगे रहते थे। तो कहीं ना कहीं देखिए तीसरा गठबंधन अगर उस तरीके से कामयाब होकर के खड़ा होता है, मनोहर जरांगे जो वो हो गए, प्रकाश अम्बेडकर हो गए और जैसे छत्रपति हो गए, तो ये सब मिलकर के अगर एक तरह से काम करते हैं तो ये मान के चलें कि अगर 40-50 सीट पे अगर कुछ खेल हो गया तो अभिषेक जी इनको ये मान के चलें कि जैसे पहले से स्थिति खराब हो सकती है या हो जाएगी, वो तो देखिए आगे भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अभी के हिसाब से देखिए एक एक चीज को देख के चलना पड़ेगा अभिषेक जी। अगर नहीं देखेंगे तो चिंता अपनी आपस में लड़ाई बड़ाई के चक्कर में ही शायद है कि कहीं ना कहीं जैसे जो है वो चिड़िया चुग गई खेत वाली बातचीत होती है। ठीक है दिनेश जी, आते हैं आपके पास, फिर से एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं और चर्चा को जारी रखें।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आकाश जी, अब देखिए, कांग्रेस के लिए सवाल इसलिए भी हैं क्योंकि हरियाणा में जो स्थिति हुई उसके बाद कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। आज जो संजय राउत का बयान भी आया, जो राहुल गांधी की नाराजगी की बात हो रही है, आप कह रहे हैं कि कोई नाराजगी नहीं, लेकिन उसके बाद संजय राउत का एक बयान भी आया है। उन्होंने कहा है कि सबका साथ सबका विकास, ये मान करके महाविकास अघाड़ी में चलिए। माना जा रहा है मैसेज आप ही लोग के लिए। अभिषेक भाई, कांग्रेस पार्टी जो है ये इस देश के लोगों के लिए काम करने वाली पार्टी है। आज महाराष्ट्र के अंदर जो महायुति महाभ्रष्ट सरकार है, इनसे आज किसान इस कदर परेशान है कि आज जो सोयाबीन उत्पादक किसान है उसको 3800 रुपए भाव मिल रहा है 2004 का। जो कपास उत्पादक शेतकरी किसान है उसको 4000 रुपए भाव मिल रहा है। उसके साथ छलावा हो रहा है। जो धान उत्पादक भंडारा गोंदिया का किसान है उसके साथ तो उसको धान फेंकने की नौबत आ रही है। तो ये आज जिस तरीके से बेरोजगारी, जिस तरीके से महंगाई, इससे निजात पाने के लिए आज महाराष्ट्र की जनता को कांग्रेस प्राथमिकता देती है कि ये सरकार कैसे बदली जाए। तो उसके लिए जो जो करना पड़े कांग्रेस पार्टी कर रही है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि वहां पे जो भी मराठा फैक्टर्स है, जो रिजर्वेशन मराठाओं को देने के बारे में इन्होंने गलत आश्वासन दिए थे, उनके इतने आंदोलन हुए, उनको न्याय नहीं दिया गया। ओबीसी के साथ भी इन्होंने छलावा किया। तो इनके ऊपर बहुत बड़ा रोष है जनता में। संजय जी, डिवाइड एंड रूल करने ये मुद्दे हैं, पार्टियों को माफ कीजिएगा आकाश जी, करने की कोशिश करती है। आकाश जी, ये मुद्दे हैं, ये मुद्दे हैं, आप इसे उठाइए, बिल्कुल उठाइए, इस मुद्दे को लेकर के आप चुनाव में जाइए। लेकिन सवाल तो पहले ये है कि आप अपने अंदर की चीजों को तो दुरुस्त कीजिए। अगर दिक्कत यही है कि टिकट बंटवारे में पार्शियलिटी होती है तो फिर दिक्कत तो आएगी पार्टी के लिए। देखिए अभिषेक जी, कोई पार्शियलिटी नहीं हो रही है। एक फ्रूटफुल डिस्कशन से हमारी एक प्रक्रिया है, उससे चुनाव हो रहे हैं हमारे उम्मीदवारों के। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी को ये बारीक नजर एआईसीसी रखी हुई है कि महाराष्ट्र में हरियाणा ना हो। इन्होंने माइक्रो मैनेजमेंट करके जो डिवाइड एंड रूल का खेल खेला है, वही खेल महाराष्ट्र में भाजपा करने जा रही है। अब हमारे मित्र शिंदे गुट के प्रवक्ता कह रहे थे, पहली बात तो ये गद्दारों की पार्टी है। आज सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर कोई नतीजा नहीं आया। ये विधानसभा के विधायकों के ऊपर वहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ में और शेड्यूल 10 पे फैसला बाकी है। तो वो तो फैसला इंप्लीमेंट हो गया है। तो महाराष्ट्र की जनता परेशान है। आप ये गद्दारों की पार्टी हमें ना सिखाए कि कांग्रेस क्या करे और महाविकास आघाड़ी क्या करे। नहीं, आपके सहयोगी ही बता रहे हैं, आपके सहयोगी ही बता रहे हैं। देखिए, अभी संजय जी को भी आपने सुना होगा, उन्होंने भी ये कहा है कि कांग्रेस से गलती हुई है हरियाणा में। ये आपके सहयोगी कह रहे हैं, दूसरे को तो छोड़ दीजिए। देखिए, हमारे जो वास्तविकता है हरियाणा की, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। हरियाणा का परिक्षेप राजनीति का अलग था और महाराष्ट्र का परिक्षेप अलग है। यहाँ पे हमने ये जो मैंने मुद्दे गिनवाए हैं, और यहाँ पे महाराष्ट्र की जनता प्रोग्रेसिव जनता है। महाराष्ट्र में फुले साहब अम्बेडकर के विचार से चलने वाली जनता है। ये जनता वहाँ की जो गद्दार अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार है, जो इलीगल तरीके से बनी हुई है, उसको जवाब देना चाहती है। ठीक है संजय जी, अब देखिए, आप लोग साथ भी हैं और जरूरत पड़ने पर टाइट भी कर दे रहे हैं। संजय राउत का आज बयान तो यही दिखा रहा है। नहीं, देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग बिल्कुल साथ में हैं। लोकसभा चुनाव साथ लड़ा, उससे अपने जितने चुनाव महाराष्ट्र में हुए हैं वो साथ लड़े, और उसमें महाराष्ट्र की जनता ने सफलता भी दी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, देखिए, लोकसभा चुनाव तो प्रधानमंत्री जी के लिए होता है, लेकिन उन्होंने महाविकास आघाड़ी क्यों जिताया? क्योंकि महाविकास आघाड़ी के ऊपर उनको, जो महाराष्ट्र के मतदाता है, उनको विश्वास है। जिस तरह सरकार गिराई गई, जिस तरह सरकार से गद्दारी हुई, जिस तरह से शिवसेना से गद्दारी हुई, एनसीपी से गद्दारी हुई, और भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त कर रही थी, तब फिर तो आपको 2019 में जाना पड़ेगा। 2019 में किसे बहुमत मिला था? 2019 में अगर हमें बहुमत उनको भारतीय जनता पार्टी को मिला था तो ने एक बार पूछा, और शिंदे जी भी वहां थे, तो शिंदे जी को समझ नहीं आ रहा था कि 2019 में सरकार बनाने जा रहे हैं। तो उस समय तो शिंदे जी पिक्चर में ही नहीं थे। उस समय तो उद्धव ठाकरे थे और देवेंद्र फडणवीस थे।
अरे विधानसभा नेता थे वो, आप कैसी बात कर रहे हैं? सर सीएम का चेहरा नहीं थे ना, सीएम का चेहरा नहीं थे, सीएम चेहरा थे। मैं सुनाऊंगा आपको। हाँ। प्रकाश केलकर का जी, मैं बयान सुनाऊंगा आपको, मेरे मोबाइल में उन्होंने कहा कि उस मीटिंग में उद्धव ठाकरे ने शिंदे जी का नाम दिया था। प्रदीप के सरकार जी का बयान है जो मैंने। अरे साहब, चुनाव आपने लड़ा देवेंद्र फडणवीस के नाम पे। चुनाव होते ही आप कह रहे हैं कि उद्धव जी या शिंदे जी मुख्यमंत्री बन जाएं। आप, मैं क्या कर रहा हूँ, जो मीटिंग हो रही थी शरद पवार कांग्रेस सामने जो मीटिंग हुई हमारी, जिसमें मुख्यमंत्री तय किया गया, उसमें शिंदे जी का नाम रखा गया था। अरे सर, शरद पवार जी बोले नहीं, चुनाव किसके चेहरे, बिल्कुल चुनाव किसके चेहरे पे लड़ा गया? किसी, जब ये हमको घास ही डाल रहे हैं, जब राज्यपाल अकेले मिलने जा रहे हैं, तो क्या इनके पीछे पीछे घूमेंगे? जब वो कह रहे हैं, फडणवीस जी कह रहे हैं 2019 में कि मैं सरकार बना दूंगा, तो सरकार बना लो। अगर सरकार बनानी थी तो उद्धव जी के पास आना पड़ेगा, शिवसेना के पास आना पड़ेगा, और दोनों साथ हो जाते महामहिम राज्यपाल जी के पास। क्या गए हम लोग एक बार भी महामहिम राज्यपाल जी के पास? हम लोग एक बार भी गए? क्योंकि उस समय इतने अहंकार में थे देवेंद्र फडणवीस, उनको लग रहा था मैं सरकार बना दूंगा, और उन्होंने सरकार बनाई भी। उन्होंने सरकार इनसे अजीत दादा पवार से बनाई भी, 72 घंटे सरकार बनाई उन्होंने। अगर सरकार न बनाते मतलब महाराष्ट्र में चोरी वाली सरकार चल रही है। गुलाब चंद जी, महाराष्ट्र में चोरी वाली सरकार चल रही है और जनता आप लोगों से नाराज है। संजय जी, अब सुन लीजिए, गुलाब चंद जी आप ही के कभी सहयोगी हुआ करते थे, अब भले ही अलग अलग हो। हमारे संजय द्विवेदी हमारे छोटे भाई हैं। मैं चोर और साव कौन है इसका खुद पता चलेगा आने वाले 23 नवंबर को। मैं अपने मित्र जादव साहब के ऊपर आना चाहता हूँ। एक गद्दार की बात करते हैं आदरणीय जादव साहब, बड़े बेबाकी से इसको पूछना चाहता हूँ आपसे इस पैनल पे कि 10 जून आदरणीय शरद पवार साहब आपके छाती पे लात पार करके निकल गए थे, वो क्या था? वफादारी था कि गद्दारी था? आदरणीय उद्धव ठाकरे जी 18 अक्टूबर 2009 इसी राहुल गांधी के मुंबई आगमन पर जोड़ो मार आंदोलन, मैंने चप्पल से मारने का उन्होंने धमकी दिया था। एक क्या था? वफादारी था, गद्दारी था? हरियाणा में आप अकेले चुनाव लड़के, गठबंधन के धर्म को भूलते हुए किसी को आपने नहीं पूछा वो वफादारी था कि गद्दारी था? और फिर उसके बाद महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने के बड़े भाई बनकर के आप आए हो। बड़े भाई की आपके पास कुवत है कि नहीं? महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री चेहरा आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब से लड़ा जा रहा है। अगर आपके अंदर वाकई में पड़ता हो, आपका वाकई में अगर कंठन धर्म का कोई हिमाकत रखता हो, तो अपना चेहरा स्पष्ट करो कि मुख्यमंत्री का चेहरा क्या होगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी में इतनी बड़ी दरियादिली है, 103 सीट के वोट थे, 33 सीट हमारी थी। इस महाराष्ट्र सूबे को आदरणीय एकनाथ शिंदे हैं, यानी वर्तमान में हम हैं। है आपके अंदर ऐसा जिगर? तो ये है अभिषेक जी। अरे गुलाब चंद दुबे जी, आपके प्रश्न खत्म हो गए तो मैं जवाब दे दूं आपको। 13 का आंकड़ा आप सुनने की ताकत रखते हैं? योग्य नहीं है। आप जवाब सुनने की ताकत रखते हैं? गलत होता है। अरे शरद पवार के टूटने की बात करते हैं। शरद पवार अगर टूटे हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से टूटे हैं, इस देश के लॉ के तहत टूटे हैं। आपने तो पार्टियां चोरी की है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई है, आपने धज्जियां उड़ाई है। इसका सवाल है, आप गद्दार इसलिए है कि आपने एक पार्टी को तोड़ा है आपके सत्ता के दुरुपयोग से। वो सवाल खड़ा होता है दुबे जी, इसलिए आप गद्दार हो। का टूटता था और वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से टूटा था। और उद्धव ठाकरे की ठीक है आकाश जी और गुलाब जी, अब ठीक है आकाश जी और गुलाब जी, अब रुक जाइए प्लीज। हम लोग ठीक है तोड़ा गया है। आकाश जी लोकतंत्र को बचाने के लिए उनको साथ दे रही है और महाराष्ट्र की जनता के हित के लिए साथ दे रही है। आकाश जी रुक जाइए। गुलाब जी जल्दी से 10 सेकंड में बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं विश्वास जी के पास जा रहा हूं, जल्दी से। जी अभिषेक, मैं कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने यही वहां पे दिखाया, किसी हकदार के हक क्या देना बगावत है, तो समझ लेना हम सब बागी हैं। बगावत काम है मेरा, मर मिटेंगे निज हक के लिए, यही मेरा पैगाम है। ठीक है, तो ठीक है आकाश जी। विश्वास पाठक जी,
विश्वास पाठक हिंदू जी, मानने वाला साहब ठाकरे को विरासत को बचाने का काम आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने किया है। गद्दारी आपके सूबे के लोगों ने किया है कि जो माननीय बाला साहब ठाकरे के विरासत को दमन ठीक है। कर दिया, ठीक है गुलाब के जी, विचारों को खत्म कर दिया। ठीक है विश्वास जी। अब देखिए, बीजेपी पे आरोप यही बार बार लगे हैं कि सरकार तोड़फोड़ करती रही है बीजेपी, और महाराष्ट्र में भी वही किया है। देखिए 2019 में उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो अविभाजित थी और भारतीय जनता पार्टी ने एक साथ इलेक्शन लड़ा, मैंडेट महायुति को मिला था। उसके बाद में ऐसा क्या हो गया, उद्धव ठाकरे को उनमें क्या जागरूक हो गया, क्यों उन्हें मुख्यमंत्री बनने की मनीषा हुई थी। पहले तो कहते थे कि मुझे एक शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाना है, उनको स्वयं को मुख्यमंत्री बनना था, इसलिए उन्होंने हमारे साथ धोखाधड़ी की। धोखाधड़ी करके 2 साल उन्होंने सरकार चलाई, घर में बैठ के सरकार चलाई, फेसबुक लाइव के द्वारा सरकार चलाई, केवल 2 बार मंत्रालय में गए वो। उसके बाद करेक्शन हुआ, करेक्शन ये हो गया 2019 का जो मैंडेट जिस शिवसेना को था, वो शिवसेना एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हमारे साथ आई। इसमें कोई गलत नहीं है, वो तो मैंडेट का पालन किया गया 2.5 साल के बाद। अजीत दादा पवार साहब 24 घंटे सरकार बनाना उचित है क्या? और कोर्ट ने अजीत दादा इस पवार शिवसेना को 72 स्वीकार घंटे भी किया। सरकार बनाना उचित है क्या? यार बोल रहे हैं आप भी 72 घंटे संजय जी सुन, अजीत दादा पवार से मिल के क्यों सुनने का बनाई भाई? धैर्य रखो, अरे मैं सुनने का सुनने का धैर्य तभी मैं बोल रहा हूँ। संजय जी सुन लीजिए, उसके बाद रिप्लाई कर लीजिएगा। संजय जी वेट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 2022 में ये करेक्शन हो गया, जो 2019 का मैंडेट था, सरकार बन गई। और ये सरकार बनने के बाद में हमारे पास पर्याप्त बहुमत था। लेकिन अजीत दादा पवार को जब ऐसा लगा कि महाराष्ट्र की राजनीति के लिए हम मोदी जी के नेतृत्व में सरकार को ज्वाइन होना जरूरी है, तो वो हमारे टर्म्स पे ज्वाइन हो गए। हमारे पास तो बहुमत था। हमें अजीत दादा पवार का जो बहुमत था वो सरकार चलाने के लिए नहीं था, लेकिन वो आने के कारण सरकार अभी और मजबूत हो गई है। महायुति में हम बड़े पैमाने पर जीत कर आ रही है, सरकार हमारी बन रही है, और हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे, हमारे इधर कोई कंफ्यूजन नहीं है। इनके नेता कौन है, इनका मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इनमें बड़ा भाई कौन है, 85 की बात करते हैं। बड़ा भाई छोटा भाई तो कुछ है नहीं इनमें। अरे बड़ा भाई वो होता है जो अपने आप को सैक्रिफाइस करता है। हमारी सीटें ज्यादा होने के बावजूद भी हमने सोचा कि नहीं, बाला साहब ठाकरे का सपना था एक तो यही सैनिक को मुख्यमंत्री बनाना जरूरी है, एकनाथ शिंदे को हमने क्यों नहीं बनाया? अभिषेक जी यही सैक्रिफाइस आपने 2019 में क्यों नहीं किया? आप उद्धव ठाकरे बना देते मुख्यमंत्री, आपने क्यों नहीं बनाया? इस देश के अंदर नहीं आज आपने शिंदे जी को बनाया है, तोड़ के उसमें क्यों नहीं बना दिया? ठीक है। बचाने के लिए और महाराष्ट्र की जनता को अभिषेक जी अरे 10 जादव सेकंड जी, कांग्रेस को अब संजय जी, 85 संजय सीट मिलने के बाद संजय- में आपके संजय- राहुल गांधी तिल मिला रहे हैं। ठीक है विश्वास पाठक जी, ठीक है। की बात करते हो आप? संजय जी 10 सेकंड में जल्दी से। अभी विश्वास पांडे जी बड़ी दिलों वाली बात किया, दिल बाग बाग हो गया। शिंदे जी को जब ने आप 250 लाख क्यों बनाया, उसमें उद्धव ठाकरे को बना देते। इतना बड़ा दिल आपका कि 2.5 बात आपको याद आया कि पहले पार्टी तोड़ो फिर सरकार में शिंदे जी को बनाओ, है। शिंदे जी मुख्यमंत्री बनेंगे। वाह वाह वाह, क्या दिल आपका विश्वास पांडे जी। उद्धव संजय ठाकरे जी ये तो उद्धव ठाकरे और संजय जी ये तो उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे को भी सोचना चाहिए था, ये तो उनको भी सोचना चाहिए था। बहरहाल तब नहीं बना पाया दिनेश जी, अब बना दिया आपने। दिनेश जी अब वाह भाई वाह, देखिए क्या जो कुछ भी क्या महाराष्ट्र दिनों की दिमाग है। सियासत में पिछले 3-4 सालों में 5 सालों में हुआ है, उसके बाद ये चुनाव जब हो रहा है तो कहा यही जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में वहां पर एनडीए को निराशा इसलिए मिली क्योंकि सिंपैथी वो काफी काम कर गई, चाहे वो उद्धव ठाकरे के लिए हो या शरद पवार के लिए हो। क्या विधानसभा चुनाव में भी वो सिंपैथी वाली चीज कुछ काम करेगी? देखिए हरियाणा में अभिषेक की जो गलतियां रही, जैसे इसके बारे में मतलब खुले तौर पे कांग्रेस को कुछ नेता उन्होंने एडमिट भी किया इस चीज को। और भी जैसे कि इंडिया गठबंधन जो है उनके नेताओं ने किया, तो मतलब वो चीज मुक्ति को अगर लेकर के चले तो चुनाव की पुरजोर तैयारी करके और अपने तरीके से जमीन पे अपने जो अस्त्र शस्त्र मतलब जैसे कि जो हमारे वोटर्स है उनको मजबूत करना और अपने तरीके से जिस तरीके से समाज स्थापित करना, और जहां पर इनके नाराज कार्यकर्ता उनको मनाने का कार्य करते हैं, उनको तरीके साथ में लेकर चलने का कार्य करते हैं, वो ज्यादा बेहतर है ना कि इस बैसाखी के साथ चलने का कि जैसे यहाँ पर हरियाणा में क्यों बात करी कि इन्होंने क्या था कि जैसे के हाथ में सारी कमान दे दी
जल्दी नाराज बैठे रही और साथ में इनको ये लगा रहा कि इस तरफ जो है कि मतलब यानी कि सरकार के लोग नाराज हैं और उनको मतलब कि भर भर के जो है बाल्टी भर भर के झोली भर भर के जो है वोट दे देंगे, वो गड़बड़ हुई वैसे कहीं। इस तरीके से मुझे लगता है कि कहीं ना किसको लगता है कि सरकार से पता नहीं कितने नाराज है और वो नाराजगी पे जो वोट पड़ेंगे वो एक कहीं ना कहीं मतलब कि कांग्रेस गठबंधन बोले या गठबंधन जो शरद कुमार का गुट है सबको मिल जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं गलती और यही चूक रहेगी क्योंकि तीसरा गठबंधन जैसे कि मान गए मनोहर जरांगे उनके समर्थन में कुछ अगर वोट पड़ गए तो जो इनकी मराठवाड़ा क्षेत्र में मान के चले या जैसे कि पश्चिमी जैसे महाराष्ट्र की तरफ बहुत बड़े बात बोले हैं तो जहां पर इनके कैंडिडेट्स एमबीए के जो कैंडिडेट थे वो अभिषेक जी आगे चल रहे थे, उनके अगर वोट करते हैं या थोड़े बहुत वोट जैसे मान के चले कि वर्तमान सरकार के भी करते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए वर्किंग इस पे करनी पड़ेगी, ना कि बैसाखी पे चलने का कार्य करेंगे। ठोस काम के लिए ठोस चीज करनी पड़ेगी। अगर जैसे कोई खाना बनाना है किचन में तो उसके लिए प्रॉपर सब्जी और प्रॉपर मसाले चाहिए। अगर सिर्फ ये बोले कि खुशबू से खाना बन जाएगा तो खुशबू से या यूट्यूब पे देख करके खाना नहीं बनेगा, तो उसी तरीके से देख करके चीजें जो रहेंगी वो देखनी पड़ेंगी। ठोस चीजों को उतारने में जमीन पर धरातल को उतार के ही चीजें कर पाएंगे। ठीक है संजय जी, कहा यही जा रहा है कि अगर सिंपैथी वाला कार्ड नहीं चला तो फिर एमवीए के लिए बहुत मुश्किलें हैं। देखिए अभिषेक जी, हमारे सिंपैथी तो अलग हो गई, लेकिन हमने 2.5 साल में काम किया। जो अभी भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे थे कि साहब हमने उद्धव जी मुख्यमंत्री बनना चाह रहे इसलिए सरकार नहीं बनने दी। 2.5 साल में आपने क्या किया? 2.5 साल में जो हमने कार्य किए हैं, चाहे कोरोना काल हो चाहे वो जब ये दीदी पश्चिम बंगाल में कर रहे थे, पूरी सरकार ऑक्सीजन सप्लाई कर ली थी, पूरी सरकार ऑक्सीजन सप्लाई कर ली थी, तो ये गायब हो गए यहाँ से और ये वहां पहुंचे लाशें बह रही थी मैं गंगा जी में। चलिए ये बात नहीं आती। मैं कहता हूं जो बात ये भी कह रहे थे, आज शिंदे जी को मुख्यमंत्री ने बनाया, लेकिन 2.5 साल पहले ये अजीत दादा पवार से गठबंधन करके मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन शिवसेना के उम्मीदवार को मुख्यमंत्री नहीं बना सकते थे। देखिए दो बातें हैं यहाँ पे, देख लीजिएगा। आज शिंदे 2.5 साल बाद बनाया, उसमें अगर हम मांग कर रहे थे मुख्यमंत्री पद की तो क्या गलत कर रहे थे? 2.5 साल बाद तो आपने यही किया। अगर 2.5 साल बाद आपने ये किया तो उस समय अगर बना देते आप, लेकिन आपने क्या किया राजनीति, अजीत दादा पवार के साथ मिलकर आपने सरकार बनाई। तो ये झूठ मैं नहीं बोल रहा हूँ, झूठ जनता देख रही है। जो लोकसभा चुनाव जिन्होंने उनको जिताया वो ये झूठ जब पकड़ रही है। जब जनता झूठ पकड़ लेती है तो फिर कुछ नहीं चल पाता है, कोई दांव पे नहीं चल पाते हैं। आज जनता जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोल के गठबंधन तोड़े। अभी कह रहे थे मैंने एनसीपी को तोड़ा, एनसीपी को इसलिए तोड़ना पड़ा कि इनको डर लग रहा था कि ऐसे ना हो शिंदे जी की 16 विधायक जो है वो हट जाए, इसलिए इन्होंने अजीत दादा पवार तोड़ सरकार को शामिल कर लिया। तो ये झूठ हमसे ना कहिए, हम तो डिबेट में बैठे हैं। संजय जी, कोई तोड़ेगा तो हम टूट जाएंगे क्या? कमजोरी अगर खुद के अंदर होगी तभी टूटा ना, कुछ तो कुछ बात रही होगी, कुछ तो कुछ रहा होगा तभी टूटा, ऐसे तो नहीं टूट जाएगा। स्वार्थ है 50 होके एकदम होके 50 होके एकदम होके 2.5 साल पहले 50 होके मिल नहीं रहे। हम अपने घर को स्वार्थ रखे क्या है टूटेगा? गुलाब चंद जी, इतना कमजोर था शिवसेना की, टूट गया, इतना कमजोर था। एनसीपी टूट गई, नहीं कांग्रेस टूटती रही। ठीक है, एनसीपी को छोड़िए, शिवसेना बाला साहब ठाकरे जिन्होंने इतनी मेहनत से शिवसेना को खड़ा किया, हाथ यूं होते ही शिवसेना बाला साहब ठाकरे के पूरा महाराष्ट्र शांत हो जाता था, वो इतनी कमजोर हो गई कि टूट गई। शिवसेना 3 बार अब सुन लीजिए संजय जी, गुलाब चंद जी से सवाल है। गुलाब चंद जी, 3 बार शिवसेना बाला साहब ठाकरे सामने टूटी है, ये सुन लीजिए ना। लेकिन वो तीर धनुष लेकर के कोई जा नहीं पाया ना। एकनाथ शिंदे अपने साथ लेकर के गए, एकनाथ शिंदे वो तीर धनुष, शिवसेना सब नाम लेकर के गए। यहाँ थी संघ में बाला साहब ठाकरे की शिवसेना जो बनाई हुई थी वो आज एकनाथ शिंदे के पास है, आपके पास नहीं है। इस बात को तो स्वीकार कीजिए। चुनाव की वजह से ना मैं कहता हूं, नहीं चुनाव हार जीत वो अलग विषय है, वो अलग विषय है। ठीक है गुलाब चंद जी, अब बोलिए गुलाब चंद जी। संजय भाई थोड़ा सुनने की भी आदत डालिए। आप ही संजय भाई हो ना जिस वक्त बाबरी मस्जिद के आंदोलन में अग्रिम पंक्ति में आप चला करते थे, माननीय बाला साहब ठाकरे विचारों से सहमत हुआ करते थे। आप कह सकते थे गर्व से मैं हिंदू हूँ, कहने की हिमाकत है, नहीं आपका गठबंधन। आज मैं कह रहा हूँ गर्व से कह रहा हूँ मैं हिंदू हूँ, गर्व से कह रहा हूँ मैं हिंदू हूँ, गर्व से कह रहा हूँ मैं हिंदू हूँ। आप कह रहे हिंदू नहीं बन जाऊंगा,
आप कहने से औरंगजेब के बाजार पे जाके हो आप? आज विकास मंत्री जी क्या औरंगजेब के बाजार पे तो शिवसेना जाके हो? तैयार है। संजय जी फिर देखिए हिंदू में जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज भी शिवसेना तैयार है राम मंदिर के नाम अरे पे। संजय जी कोई क्या होगा? हिंदू में जाएंगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा। स्टालिन बोले थे काहे नहीं कुछ उस पे बोल पाए, सब चुप रह गए। मच्छर मक्खी बताया क्यों नहीं उस पर रिप्लाई कर दिए थे? आप ही के सहयोगी हैं, इंडिया अलायंस के हैं, कुछ आप लोग बोल नहीं पाते हैं तो कम से कम हिंदू वाले पे तो गुलाब रुक जी जाइए। को करना चाहिए ना पहले। बोलिए गुलाब जी, मैं हिंदू को ही कह रहा हूँ। जल्दी से गुलाब जी। तो क्या आप कह रहे हो कि आप डर से करो कि हम हिंदू हैं तो 12 जब राम गोपाल मिश्रा मारा गया है कि हत्या की जगन उसका अपराध क्या है कि उसके बारे में क्या बोलना है आपका है? गुलाब जी हिंदू मुस्लिम पे आज जिस पे हैं उस पे रह लें, उस पे चर्चा बहुत हो चुकी है, इस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो शिवसेना क्या इतनी कमजोर हो गई थी? मैं स्वार्थ और लालच, स्वार्थ और लालच 50 की दम होके संजय जी जेल न जाना पड़े, संजय जी प्लीज जेल न जाना पड़े। ठीक है संजय जी जेल प्लीज जाएगी तो मुसीबत हो जाएगी। रिलैक्स संजय जी, जेल रिलैक्स न जाना पड़े 50 की दम होके, इसलिए संजय जी प्लीज संजय जी प्लीज जल्दी से गुलाब जी। इस परिवार संस्कार से आप आते हैं, ये संस्कार नहीं किसी को आप सुने नहीं, अगर सुनाना जानते हैं तो सुने। माननीय बाला साहब ठाकरे के विचारों पे जो हत्या की जाती है, दमन की जाती है, तब ऐसे एक बागी महाराष्ट्र से उठ करके एकनाथ शिंदे साहब बगावत करते हैं। माना कि पार्टी में इसके पहले गणेश नाइक जी गए, नारायण राणे गए, उनके भतीजे राज ठाकरे गए, तमाम ऐसी बातें आई, लेकिन ऐसी परिस्थिति नहीं बताई आई थी। पूरी की पूरी शिवसेना आपका पूरा का पूरा जड़ उखाड़ करके एकनाथ शिंदे साहब के पास ओरिजिनल शिवसेना आई, जो ओरिजिनल शिवसेना 25 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, आदरणीय बाला साहब ठाकरे, आदरणीय प्रमोद महाजन जी के द्वारा स्थापित कई महत्वपूर्ण संबंधों का निर्वाह करने के लिए 2024 में फिर पुनः भारतीय जनता पार्टी असली शिवसेना के बीच सामंजस्य तैयार हुआ है। ये असली शिवसेना के बीच है बात। ठीक है आकाश जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट। कब तक महाविकास में जो ये 2-3 सीटों को लेकर के लगभग 10 से 12 सीटें हैं जहां पे स्थिति जो है वो स्पष्ट नहीं हुई है, कब तक उम्मीद करें? मंडे तक आज क्लियर हो जाएगी। मैं आपको बता दूं। ठीक है गुलाब जी अब जरा महाविकास के बारे में भी जान लेते हैं। बोलिए आकाश जी। तो मंडे तक हमारी सभी सीटें क्लियर हो जाएगी और ये चुनाव महाराष्ट्र के अस्मिता का चुनाव है। ये चुनाव के अंदर महाराष्ट्र की जनता एक क्रांतिकारी फैसला लेने जा रही है। ठीक है, वहां से जो आज जो मुद्दे हैं वो मुद्दों पे चुनाव होने वाला है। और मैं आपको दावे के साथ बता दूं कि भाजपा और महायुति के बड़े बड़े चेहरे, देवेंद्र फडणवीस जी हो, सुधीर मुनगंटीवार जी हो, बड़े बड़े लोग, गिरीश महाजन जी हो, ये पराजित होंगे। इस बार क्रांति करने वाली है महाराष्ट्र की। ठीक है, अब दिनेश जी क्लोजिंग कमेंट आपसे भी चाहेंगे कि महाराष्ट्र की सियासत, हर चुनाव को जोड़ दिया जाता है कि अस्मिता, लेकिन जनता अपने हिसाब से चीजें तय करती है, अपने हिसाब से चीजों को चुनती है। महाविकास और अगर महायुति में देखें तो दोनों ही गठबंधन जो हैं वो कहीं ना कहीं सिंपैथी पर बहुत ज्यादा भरोसा करेंगी, चाहे वो महायुति में अजित पवार हो या एकनाथ शिंदे हो या महाविकास में उद्धव ठाकरे हो या शरद पवार हो। इस बार सिंपैथी वाला वोट ज्यादा पड़ेगा ये लग रहा है। बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए सबसे बड़ी बात ये थी कि जैसे कि बाला साहब की जो पार्टी थी किस मुद्दे को लेके आई थी, किस तरीके से और किन के समर्थन से आई थी, वो देखने की बातें हैं। और एक तरह से हिंदूवादी पार्टी होने के बाद में, और उन्होंने एक तरह से कसम खाई थी कि मैं जब तक जिंदा हूं कभी कांग्रेस से हाथ मिलाने काम नहीं करूंगा। उनकी आंखें बंद होते के साथ कांग्रेस से हाथ मिला लिया गया। तो सबसे बड़ा तो एक तरह से मान के चले कि कील ठोकने का काम जो है उससे कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि उससे जनता में नाराजगी थी। और दूसरा देखिए जैसे कि अजीत पवार जो है, मतलब एनसीपी से अजीत पवार अलग होते हैं, उनके साथ 40 विधायक जो हैं वो पार्टी छोड़ के आते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब पार्टी के अंदर जो है वो एक असंतोष था। दूसरा उसका उसी तरीके से अगर लेकर के बोले हैं कि तो उद्धव ठाकरे जो है उनकी पार्टी छोड़ करके, मतलब वो संस्थापक हैं और उनके पिताजी की पार्टी थी, और उनकी पार्टी को छोड़ करके जब जैसे आते हैं शिंदे, तो उनके साथ 40 विधायक आते हैं। तो ये सोचने का विषय ये था कि कहीं ना कहीं जैसे चला गया तो ये सवाल तो कहीं ना कहीं उठेगा, और सिंपैथी किसके साथ है ये वक्त बताएगा। 23 नवंबर को सारी चीजें स्पष्ट भी हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।